हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 टीवीएस अपाचे RTR 162V विद राइड मोड्स नाउ विद E20 एंड OBD2 अपडेट। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ ही लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। आप देखिए दोस्तों, प्राइस कितना पे करना होगा, क्या चेंज हुई है, फीचर, माइलेज, स्पेसिफिकेशन, इन सारी चीजों के बारे में तो बात करेंगे ही। साथ ही मैं आपको ये भी ज्यादा अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि चलाते वक्त ये बाइक मुझे कैसे एक्सपीरियंस फील करा रही है, डायरेक्टली मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों, रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को अपडेट क्या क्या देखने में मिलती है। अब देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि OBD2 की अपडेट आपको यहाँ पर देखने में मिलती है। आप समझेंगे कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टिकरिंग है वो आपको बिल्कुल बताती है। अब OBD2 से हो ये रहा है कि अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको सही करा जा सके और इंक्रीज करा जा सके। बाकी कैसी है आपको अभी राइड के दौरान पता चलने ही वाला है। साथ ही यहाँ पर यह भी कोशिश करी गई है कि मतलब जो BS6 फेज 2 की जो एमिशन नॉर्म है उसको और ज्यादा मतलब स्ट्रिक्टली कंप्लाई किया जा सके। ठीक है। और दूसरी अगर आप लोग देख रहे हैं चेंज, तो वो है इसकी ये E20। मतलब देख सकते हैं कंपनी ने अभी ये स्टिकरिंग भी करी हुई है। तो 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ फ्लेक्स फ्यूल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन मार्केट में स्टार्ट कर भी देती है, उस फ्यूल के साथ भी ये जो बाइक है, ये जो इंजन है, बिल्कुल रन कर सकती है। एक चीज और बता दूं, अभी जो नॉर्मल पेट्रोल आप लोग को मिल रही है उसके साथ भी कोई भी इंजन अगर E20 कंप्लायंट है तो आराम से रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दो चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या यहाँ पर अपडेट हुई है। अब अपडेट के हिसाब से क्या प्राइस बढ़ी है? जी नहीं दोस्तों, कोई प्राइस में इंक्रीज नहीं हुआ है। पहले भी आप लोग को ये OBD2 अपडेट के बाद 1,51,000 तक में मिला कर रही थी। अभी भी आप लोगों को बिल्कुल सेम ही प्राइस में देखने को मिल रही है, कोई चेंज इसमें नहीं हुई है। तो ये मैंने आप लोगों को प्राइस और अपडेट के बारे में बताया। इसके अलावा आप लोगों को चीजें यहाँ पर मिल क्या क्या रही है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग देखते हैं जैसे पहले नॉर्मल की मिला करती थी, वही आप लोगों को सेम की अभी भी मिल रही है। और जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो LED DRL है वो आपको जलती हुई दिख रही है। और अगर आप इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पर हाई बीम लो बीम जो आप अगर आप चाहें तो उसको भी ऑपरेट बिल्कुल कर सकता है। नीचे अगर आप लोग देख रहे हैं तो 31mm की टेलीस्कोपिक फोक जो पहले मिला करती थी वही मिल रही है। नंबर प्लेट लगाने की जगह, और अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर जो हेडलैम्प है वही बता दूं, ट्राइकलर का टच हल्का सा आप देख सकते हैं। जो वाइजर वगैरह है वो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये TVS की लोगों के साथ। नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं, चाहे आप टायर देख रहे हैं, फ्रंट और रियर दोनों ही आप लोग को यहाँ पर TVS रेमोरा की तरफ से देखने को मिलती है। सेक्शन अगर आप लोग देख रहे हैं तो 90/90 सेक्शन की टायर ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। अगर आप सेफ्टी देख रहे हैं तो सिंगल चैनल ABS या फिर आप कह सकते हैं सुपरमोटो ABS मिल रही है। मतलब सिर्फ सामने का ही ABS आप लोग यहाँ पर एक्टिवेटेड देख सकते हैं। 270mm की पेडल डिस्क मिल रही है, जो पेडल डिस्क होने की वजह से ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्प भी करती है। और अगर मैं आप लोगों को ये मतलब क्रैश गार्ड के बारे में बताऊं तो ये भी काफी स्टडी है। तो भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी साइडवाइज भी गिरती है तो डेंट या स्क्रैचेस लगने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। और अब यहाँ पर बात करते हैं मेन मुद्दे की, पावर हाउस ऑफ द बाइक इंजन की। कोई चीज इसमें नहीं हुई है। 159.7cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। पावर फिगर्स में भी कोई चीज नहीं हुई है। मैं बता दूं, पहले जैसे आप लोग को 3 मोड मिला करती थी, सेम अभी भी मिल रही है, स्पोर्ट, अर्बन और रेन मोड। यहाँ पर आप लोगों को 16.04 PS की मैक्स पावर और 13.85 न्यूटन की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी किक स्टार्ट का ऑप्शन कंपनी ने नहीं रखा है। यहाँ पर काफी स्टडी सा ये जो इंजन काउल है वो मिल रही है TVS रेसिंग स्टिकरिंग के साथ। आप देख सकते हैं फुटरेस्ट, और अगर आप ये जो ब्रेक लीवर वगैरह उसकी क्वालिटी आप देख रहे हैं तो बहुत सही है। पीछे अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये क्रोम एलिमेंट में ये आप लोगों को मफलर गार्ड देखने को मिल रहा है जिसपे RTR की ब्रांडिंग करी गई है। बाकी यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट का जो साउंड है, चलिए वो मैं आप लोगों को सुना दूं। तो दोस्तों, एग्जॉस्ट का साउंड आप लोगों ने सुन लिया। आप लोगों को क्या लग रही है, कोई चेंज हुआ है या नहीं, आप लोग बिल्कुल बताइएगा। बाकी मुझे तो कोई चीज समझ में नहीं आई है। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को LED जो टेल लैंप है वो देखने में मिल रही है। बाकी आप देख सकते हैं नॉन फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स बल्ब की जैसे मतलब सामने मिल रही थी, पीछे भी वही मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर लाइट जल रही है, और दोनों ही साइड में आप लोग को ये जो रिफ्लेक्टर है वो देखने में मिल जाती है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी टायर के बारे में बताऊं तो 120/70 सेक्शन की आप लोग को ये जो टायर है वो देखने में मिलती है। बाकी मैं कह दूं, अगर आप लोग इसकी ड्रम वर्जन में जाते हैं तो 110mm की भी टायर देखने में मिलती है विद सेम 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और अगर आप ये डिस्क देख रहे हैं तो 200mm की पेडल डिस्क भी है। साथ ही आप लोग को मोनोटिव इन्वर्टेड गैस फिल शॉक विद स्प्रिंग हेड, दोनों ही साइड पे ये जो गैस शॉक एब्जॉर्बर है वो आप लोग को मिलती है। लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो लेडीज फुटरेस्ट है या फिर साड़ी गार्ड, लेग गार्ड आप कह सकते हैं, वो काफी तगड़ी क्वालिटी की देखने में आप लोग को मिल जाती है। ओपन चेस्ट सिस्टम है तो थोड़ा सा मेंटेनेंस पे ध्यान देना होगा, लाइफ भी ताकि सही रहे और परफॉर्मेंस भी आपको सही मिल सके। 5 स्पीड गियरबॉक्स इंजन के साथ आप लोग को ये
मेन स्टैंड तो मिल ही रही है, साथ ही साइड स्टैंड भी मिल रहा है और आप लोग को यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल रहा है, जिसको आगे हम लोग बिल्कुल टेस्ट करने वाले हैं। इंजन से रिलेटेड एक और चीज़ अगर मैं आप लोग को बताऊं तो वो है इसकी ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, जो मतलब इंजन स्टॉलिंग और माइलेज को मेंटेन करने में ड्यूरिंग ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये भी मैं आप लोगों को आगे राइड के दौरान टेस्ट करके बिल्कुल बताने वाला हूँ। और अब अगर मैं आप लोगों को इसकी वेट बताऊं तो ड्रम वर्जन 137, ये डिस्क वर्जन है, तो इसकी वेट अराउंड 138 किलोग्राम की बनती है। यहाँ पर टैंक आप लोग को 12 लीटर की मिल रहा है, करीबन 45 किलोमीटर तक की माइलेज भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो जैसे पहले मिला करती थी सेम आप लोगों को क्लिप ऑन अभी भी देखने में मिलती है। ये पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, देन यहाँ पर क्योंकि ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है तो ये आई बटन भी मिल रहा है। टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न आप कह सकते हैं कि काफी लाउड है। राइट साइड में अगर आप आ रहे हैं तो इंजन किल स्विच है और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। मैंने आप लोगों को इसकी एग्जॉस्ट साउंड ऑलरेडी सुना दिया है। बाकी मोड मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है। ये जो मोड वगैरह आप यहाँ पर देख रहे हैं उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बटन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी RTR 160 की जो बैजिंग है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं और ये 164V जैसा ही आप लोग को ये मीटर कंसोल यहाँ पर भी मिल रही है, जो कि पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिजिटल है। एक स्वाइप पूरा लेती है, देन हाई अपाचे विद चेकर्ड फ्लैग भी आती है। यहाँ पर टैकोमीटर आप लोग देख पा रहे हैं, स्पीडोमीटर है, देन यहाँ पर फ्यूल गैस सेंसर है, टाइम है, देन यहाँ पर आप लोग को मोड भी दिखा रही है, गियर पोजिशन सेंसर दिख रहा है। क्योंकि ब्लूटूथ लेवल मीटर कंसोल है तो ब्लूटूथ का जो साइन है वो भी यहाँ पर ब्लिंक कर रही है। और दोस्तों मोड और सेट का तो बटन भी आपको देखने को मिलता है। तो मोड का बटन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप F, देन यहाँ पर लैप टाइमर मोड आ रही है, कितना हाई स्पीड है वो दिखा रही है, देन 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव है वो भी आपको दिखती है। देन नॉर्मल जो स्क्रीन है उस पर आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह अगर आप चाहें तो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आप एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके अपने मोबाइल को ब्लूटूथ के थ्रू अगर आप इसको जोड़ते हैं कंसोल को तो आप ये जो सारी चीजें उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हल्की से मैं कंपैरिजन विद N160 बता दूं क्योंकि काफी टफ कंपैरिजन बनती है दोनों बाइकों में। फ्रंट अगर आप सेक्शन देख रहे हैं, टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग थोड़ी थोड़ी आपको वहां पर बेटर देखने को मिलती है। रियर में भी अगर देखा जाए तो टायर वहां पर मोटी है और हाँ डिस्क अगर सस्पेंशन देख रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी चेंज वहां पर मिलती है। बाकी वहां पर मोनोशॉक है। तो ये जो सारी चीजें हैं यहां पर होने के बावजूद भी क्या यहां पर मतलब परफॉर्मेंस इसकी कैसी है, OBD2 अपडेट के बाद ही कैसा परफॉर्म कर रही है, चलिए ये हम लोग देख लेते हैं। देन हम लोग कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि ओवर N160 अगर आप इस बाइक को कंसीडर कर रहे हैं तो कितना ज्यादा सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए 2023 में खरीदना। तो चलिए दोस्तों राइड शुरू करते हैं। फर्स्ट गियर पे ऑलरेडी डाल दिया है और ये जैसे मैं हर वीडियो में करके बताता हूँ स्पोर्ट मोड में रखी है सेकेंड गियर और ये थर्ड गियर तक भी जो है रिस्पॉन्स काफ़ी यहाँ पर तगड़ी निकाल कर देती है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा, बैठते से ही ना यहाँ पर 790 mm की जो सीट हाइट है वो आपको बहुत यहाँ पर ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। मतलब और सीट अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है, आप थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे मैं इसको कह सकता हूँ। और अगर आप स्पेस देख रहे हैं, चाहे राइडर हो चाहे पिलियन हो, काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है, तो स्पेस के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही अगर आप राइडर मतलब अगर आप पिलियन कंफर्ट देख रहे हैं तो पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी है। तो लॉन्ग राइड्स पर अगर आप जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस सीट के साथ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप यहाँ पर राइडर पोजीशन देख रहे हैं तो दोस्तों आपको हल्का सा, बहुत हल्का सा, मतलब N160 में भी आप थोड़ा बहुत झुकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको उतना भी नहीं झुकना हो रहा है। साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फुट पेग है मतलब रियर फिटेड है। बाकी ये N160 या NS160 में भी आपको करीबन सेम ही जो फुट पेग वगैरह की जो फिटिंग है वो देखने में मिलती है। हैंडल बार अगर आप देख रहे हैं तो क्लिप ऑन है। ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो एक स्पोर्टी जो राइडर पोजीशन है वो आपको देखने में मिलती है। लेकिन हाँ एट द वेरी सेम टाइम बहुत ज़्यादा झुकना भी नहीं हो रहा। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स पर जाते हैं बैक पेन होने की भी जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये तो मैंने राइडर और जो पिलियन मतलब सीटिंग पोजीशन है, कंफर्ट है, उसके बारे में कहा है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ अबाउट द इंजन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ये आप देख पा रहे हैं क्लच का जो एक्शन है यहाँ पर आपको मिड साइड पे देखने को मिलेगी। हाँ लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं इसकी वजह से आपको फटीग महसूस होगी, वो भी बिल्कुल नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर हैंड मतलब यहाँ पर अगर आप गियर शिफ्टिंग वगैरह देख रहे हैं तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ दोस्तों, 164 में भी अगर आप देखते हैं ना तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ना तो चाहे आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हैं, एकदम मतलब एफर्टलेस शिफ्टिंग है और बहुत ज़्यादा स्मूथनेस के साथ हो रही है। तो कह सकते हैं कि गियर शिफ्टिंग में आप लोग को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोग को इतनी सारी चीज़ें इंजन के बारे में बता रहा हूँ तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी कर लेते हैं। देन इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट गियर में ऑलरेडी रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। ये आप लोगों ने 0 to 60 देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100 और इसने 100 भी जो है अचीव कर लिया है।
बाकी यहाँ पर अभी 2-3 चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप ये पूछते हैं मुझसे कि OBD2 या E20 अपडेट के बाद क्या इसमें परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस समझ में आ रही है, मैं कहूँगा दोस्तों बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस, मतलब चाहे वो इनिशियल आप पिकअप कह सकते हैं या फिर मिड रेंज और टॉप एंड, मतलब परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा कोई समझ में यहाँ पर डिफरेंस नहीं आ रही है। बाकी अगर आप यहाँ पर वाइब्रेशन देखते हैं तो 90-95 के बाद जब आप जा रहे हैं तो वहाँ से ना वाइब्रेशन मिलनी शुरू होती है। बाकी अब देखिए, अगर इंजन चल रही है वो वाइब अगर आपको समझ में ना आए तो भी बहुत हद तक वो मतलब राइड में मज़ा नहीं आता, वो वाइब आपको समझ में आ रही है। लेकिन वाइब्रेशन अगर आप कह रहे हैं तो 90-95 के बाद से आपको बहुत समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही मैं बताऊं स्टेबिलिटी का, इवन अगर आप 125-26 तक भी जा रहे हैं टॉप स्पीड पर, तब भी आपको यहाँ पर बिल्कुल महसूस नहीं होने वाली है स्टेबिलिटी में कोई इशू। और वहीं अगर मैं कहूँ यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या है तो मैं कहूँगा 70 से 75 के बीच पर रखिए, वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होगी। माइलेज, क्योंकि देखिए अब टॉप स्पीड पर या ज़्यादा स्पीड पर जाते हैं तो माइलेज तो घटती है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को करीबन 35 से 40 किलोमीटर तक की माइलेज भी आपको मिल जानी चाहिए एटलीस्ट, अगर आप मतलब 70-75 तक में राइड कर रहे हैं तो। और चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन के बारे में, आपको परफॉर्मेंस के बारे में कह दिया है, और अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ पर आप लोग को सिंगल चैनल ABS देखने को मिल रहा है, सामने में 270, पीछे में आप लोग को 207 की पेडल डिस्क देखने को मिल रही है। तो हम लोग पहले फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे, देन रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे, एंड देन दोनों को साथ में अप्लाई करके देखेंगे कि ओवरऑल ब्रेकिंग इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। सबसे पहले हम लोग इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको अप्लाई करेंगे एट द स्पीड ऑफ 60 और ब्रेक अप्लाइड। ये आपने देखा है दोस्तों, मतलब 2 से 3 सेकंड में ये स्टॉप हो गई। अब इसमें सबसे खास बात क्या जानते हैं, बाकी इसकी जो परफॉर्मेंस है या फिर आप कह सकते हैं बाइट फीडबैक काफ़ी बढ़िया है, लेकिन सही बात मुझे ये लगती है ना कि ये काफ़ी सॉफ्ट मतलब है इसकी जो लिवर है, तो अब थोड़ा सा पुल करना आपको ज़्यादा पड़ रहा है, तभी आपको अच्छा रिस्पॉन्स निकाल कर दे रही है। और चलिए दोस्तों, अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई करके देखते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड ब्रेक अप्लाइड। 62-3 तक चले गए थे हम लोग। ये आप लोगों ने देखा है, मतलब ये फिसली नहीं है। बाकी हाँ दोस्तों देखिए, अब ABS अगर रेयर सेक्शन में नहीं है तो फिसलने का जो डर है वो भी काफ़ी हद तक बनता है। तो उसको आप लोग मतलब एलिमिनेट कैसे करेंगे, वो आपको एलिमिनेट ऐसे करना है, पहले आप रियर ब्रेक को अप्लाई कीजिए, देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद आप फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कीजिए। अब कैसे करना है चलिए वो मैं आप लोगों को बता दूँ। 60 तक ले चलते हैं, रियर ब्रेक एंड देन फ्रंट ब्रेक। ये देखिए आराम से गाड़ी रुक रही है। तो ये होता है एक परफेक्ट तरीका। अगर आपकी गाड़ी में ABS भी नहीं भी है ना, देखिए फिसलने का तो गाड़ी फिसलेगी, अगर लक खराब होगा तो गाड़ी फिसलने को फिसलेगी, चाहे ABS हो चाहे ना हो। लेकिन ABS है तो काफ़ी हद तक आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस रहता है कि गाड़ी नहीं फिसलेगी। लेकिन अगर ABS नहीं भी है तो ये जो प्रोसीजर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। बाकी ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं, रियर जो ब्रेक है मैंने आपको करीबन हर एक गाड़ियों में यही कहा है कि प्रोग्रेसिव है, और ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर निकाल कर दे रही है। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर मतलब सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो चाहे ये फ्रंट हो चाहे रियर हो, देखिए ये ना आप लोग को मिड साइड पर देखने को मिलेगी, स्टिफर में नहीं कहूँगा। अब इसलिए भी मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये गड्ढे वगैरह पर भी आ रहे हैं ना, देखिए मैं ये पूरा यहाँ पर ये लेके चलता हूँ, ये देखिए इन सारी जगहों पे आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रही होगी, थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ जो वो डिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन ना मेरी जो बैक है उसको बहुत ज़्यादा वो झटका समझ में नहीं आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह भी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी आपको जो स्टिफनेस है चासी में से जो स्टिफनेस है, या क्योंकि यहाँ पर आप लोग को डबल केडल स्प्लिट सिंक्रोसिस चासी देखने को मिलती है, या फिर अगर सस्पेंशन देख रहे हैं वहाँ से भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मतलब अच्छा जो आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए बहुत ज़्यादा स्पीड पर मैं यहाँ पर कॉर्नरिंग आप लोगों को मैं नहीं करने को कहूँगा, लेकिन थोड़े मोटे स्पीड पर कॉर्नरिंग वगैरह आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा वो रिस्पॉन्स निकाल कर दे रही है। तो ये जो सारा कमाल है आप लोग को सस्पेंशन में से देखने को मिलता है। और ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ अगर आप थोड़ा बहुत गड्ढे पर जा रहे हैं या फिर अगर आप मतलब नॉर्मल सिटी राइड करते वक्त जो पॉटहोल्स वगैरह अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी अगर आप इस बाइक के साथ जा रहे हैं, गड्ढे में गाड़ी गिर भी रही है तो बहुत हद तक आप लोगों को वो जो मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं होने देती है गाड़ी। ओवरऑल देख रहे हैं तो सस्पेंशन आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल हैंडलिंग के बारे में कहूँ तो आप देख सकते हैं ये जब मैं कर रहा हूँ ना 138 किलोग्राम की जो वेट है ये आपको इससे बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है। अब ये ना ये एक ऐसा कमाल है कि मान के चलिए आप मतलब सिटी राइड्स वगैरह कर रहे हैं, आपको यू टर्न्स वगैरह लेना होता है, तो जब आप गाड़ी में वेट फील करता है ना थोड़ी सी वो अनईजी हो जाती है करना, तो उस हिसाब से भी अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी है क्योंकि लाइट वेट है। और मैंने आपको स्टेबिलिटी के बारे में कहा है, जब मैंने आप लोग को यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट करके बताया तो वहाँ पर भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो मिला जुला कर अगर आप देख रहे हैं तो हैंडलिंग गाड़ी की काफ़ी अच्छी बन जाती है, सस्पेंशन में से जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी सही है, स्टेबिलिटी की गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अगर आप ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट देख रहे हैं, राइडर पोजीशन देख रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी है। अगर आप ये रियर फिट मतलब रियर व्यू मिरर देख रहे हैं RVM, तो ये भी आपको जो रियर व्यू है काफ़ी अच्छा निकाल कर दे रही है। बाकी ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है,
अगर आप दूर दूर रास्ते ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर कॉल SMS अलर्ट वगैरह आपको पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें ओवरऑल कंफर्ट में ऐड करती है, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो हैंडलिंग है काफ़ी सही है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, हैंडलिंग ना इस गाड़ी की थोड़ी सी अलग है अगर आप N160 से कंपेयर करते हैं, क्योंकि N160 ना आप गाड़ी पर बैठते हैं और यहाँ पर जब आप बैठ रहे हैं ना तो आप गाड़ी के अंदर, गाड़ी के हल्का अंदर बैठे हैं, हाथ काफ़ी चौड़ी साइड पर है और रियर फिटेड फुटपैग है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा आप लोगों को राइडिंग कंफर्ट ये गाड़ी निकाल कर देती है। और दोस्तों दो चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताना चाहूँगा। फर्स्ट है जो इंजन से जुड़ी हुई है वो है ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। अब देखिए मैं यहाँ पर सेकंड गियर पर हूँ, मैं यहाँ पर जो थ्रॉटल है वो छोड़ रहा हूँ, जो क्लच है वो मैंने छोड़ दिया। अब देखिए ये एकदम हल्का हल्का आगे बढ़ रही है, 9-10 का स्पीड ले रही है। वही अगर मैं इसको 5th गियर पे शिफ्ट कर दूं तो आप देख सकते हैं ये 4th गियर एंड नाउ 5th गियर। 5th गियर पे डाल के मैंने हल्का सा थ्रॉटल और क्लच जो उसको रिलीज़ कर दिया है। अब देखिए ये देखिए स्पीड ज़्यादा कर रही है, 22-23 तक की स्पीड जो है वो लेके चल रही है। तो इसमें क्या होता है ना, जो इंजन स्टॉलिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और अगर आप मतलब ट्रैफिक वगैरह पर होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर जो माइलेज होती है वो घट जाती है। तो वहाँ पर भी ये जो चीज़ है आप काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि माइलेज को मेंटेन किया जा सके और इंजन स्टॉलिंग की जो प्रॉब्लम उसको भी कम किया जा सके। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं जैसे यहाँ पर साइड स्टैंड गिरा रहा हूँ, ये देखिए गाड़ी जो है बंद हो गई है। यहाँ पर देखिए साइड स्टैंड का जो इंडिकेटर है वो भी यहाँ पर आ गई है। अब देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये देखिए। अब मैं स्टैंड हटाता हूँ आपको, अब मैं स्टैंड हटाता हूँ, आवाज़ आई होगी आपको, और अब देखिए गाड़ी जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई है। और अब चलिए कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि N160 के साथ कंपैरिजन में ये गाड़ी आप लोगों को कहां तक खरीदना सही महसूस हो सकता है 2023 में। और दोस्तों राइड के बाद हम लोग वहीं आ चुके हैं जहां से हम लोगों ने वीडियो को शुरुआत की थी। और अब अगर मैं कंक्लूजन के बारे में बताऊं तो देखिए वेस्ट बंगाल में ये बाइक आप लोगों को करीबन 1,51,000 तक में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग N160 पे जाते हैं, N160 के साथ ही कंपेरिजन करेंगे, NS160 के साथ नहीं, क्योंकि चाहे ये बाइक हो चाहे N160 आप लोगों को दोनों ही 2 वाल्व के साथ देखने को मिलती है। अब देखिए वो बाइक अगर आप लोग देखते हैं तो करीबन 1,60,000 तक में देखने को मिल जाएगी अगर आप लोग डुअल चैनल ABS में जाते हैं। बाकी देखिए दोस्तों वर्डिक्ट जो है बहुत ज़्यादा क्लियर रखेंगे, आप लोग यहाँ पर 9 से 10,000 रुपये तक कम पे कर रहे हैं। N160 की अगर बात करी जाए, अगर आप लोग को एक कंफर्टेबल राइड चाहिए, आपको माइलेज 45 किलोमीटर तक की चाहिए, आपको एक स्पोर्टी लुक चाहिए था, ठीक है, मतलब फीचर वगैरह से आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन रात में राइड करने के लिए आप लोगों को जो प्रोजेक्ट LED हेडलैम्प वगैरह चाहिए, और सबसे ज़्यादा आप लोग के लिए जो मैटर करता है, अगर सेफ्टी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यारी है, डुअल चैनल चाहिए ही चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल N160 के साथ जा सकते हैं 1,60,000 तक की बजट में। लेकिन जब आप इस बाइक पर आ रहे हैं ना, तो देखिए डुअल चैनल ABS की कमी जो है वो तो खलती है, लेकिन अगर आपके लिए सिंगल चैनल ABS इज ओके, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है डुअल चैनल ABS, लेकिन आप लोगों को मतलब 2 वाल्व इंजन अगर 160 सीसी में आ रहा है तो आप लोगों को बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस चाहिए, आप लोगों को मतलब अच्छी हैंडलिंग चाहिए थी, आप लोगों को ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल चाहिए, ठीक है। साथ ही अगर आप देखते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन वगैरह, ये जो सारी चीज़ें आप लोगों को अगर चाहिए थी, और ये जो अपाची के लुक है तो इसके तो लाखों दीवाने हैं। अगर आप लोग ये लुक भी चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए, और साथ ही 45 किलोमीटर तक की माइलेज भी अगर आप लोगों के लिए मैंडेटरी था, बजट आप लोगों के करीबन 1,50,000 से 1,55,000 तक के बीच में है, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है ना आप लोगों के लिए एक बहुत सही बाइक हो सकती है, चाहे आप मिडिल एज हो, चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सनल हो। बाकी दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट, आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि अपडेट के बाद बाइक आप लोगों को कैसी लगी है, कहाँ तक आप लोग इस बाइक को खरीदना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।